और हर व्यक्ति की जो एक स्माइल होती है उसके पीछे के जो भी रहस्य हैं, उसके पीछे की जो भी जर्नी है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। डेंटल हाइजीन जो होती है वो कैसे क्या होती है और वो कैसे मेंटेन करनी चाहिए। डेंटल हाइजीन को हम एक ब्रॉडर टर्म में अगर लें तो ब्रशिंग यूजुअली एक व्यक्ति को दिन में कितनी बार करनी चाहिए और उसकी टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। जो आइडियली रिकमेंडेड है फ्रीक्वेंसी वो हमें दिन में कम से कम 24 घंटे में 2 मैम जैसे अभी आपने बताया कि ब्रशेस जो है अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। आजकल कुछ एक स्टेप की ब्रश आते हैं जिनमें बैटरी ऑपरेटेड होते हैं और वो इलेक्ट्रिक टूथ ब्रशेस। तो क्या उसका बेनिफिट होता है। ऐसा है कि दोनों ही अपनी अपनी ऐसे लोग जो हाथ वाला वो मंजन आता है ना, रेड कलर का जो आता है, बिल्कुल तो वो नशे वाला मंजन होता है, वो कुछ उसका क्या साइड इफेक्ट होता है। वो बहुत खतरनाक चीज होती है। मैं ये जानना चाहूंगा कैविटी क्या होता है। कैविटी का लिटरल मीनिंग क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर क्या गोल्ड और सिल्वर के अलावा भी कोई चीज है जिससे हम फिलिंग कर सकते हैं। ऐसा होता है जैसे पहले मानिए 70-75 डॉक्टर स्टॉक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर व्यक्ति से रिलेटेड है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो। और हर व्यक्ति की जो एक स्माइल होती है उसके पीछे के जो भी रहस्य हैं, उसके पीछे की जो भी जर्नी है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जयती उप्पल, जो उप्पल नर्सिंग होम में कार्यरत हैं। मैम स्वागत है आपका। नमस्कार। तो मैम सबसे पहले, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम लोगों की स्माइल के पीछे की बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली दांतों के ऊपर। दांतों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी अच्छी बातें भी होती हैं। तो मैम सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि डेंटल हाइजीन जो होती है वो कैसे क्या होती है और वो कैसे मेंटेन करनी चाहिए। डेंटल हाइजीन को हम एक ब्रॉडर टर्म में अगर लें तो ओरल हाइजीन जी, जो कि पूरे मुंह की हाइजीन है जी, क्योंकि मुंह में सिर्फ दांत नहीं होते हैं जी, बहुत सारी और भी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे हमारे मसूड़े हो गए, जीभ हो गई है ना, अंदर की त्वचा हो गई जी, जिसे म्यूकोजा कहते हैं, टॉन्सिल्स हो गई, ये पूरा तो पूरी हाइजीन ये एक गेटवे है जो अंदर हमारी बॉडी के एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हम इसे स्वस्थ रखेंगे, हाइजीनिक रखेंगे जी, तो बॉडी नेचुरली हमारी हेल्थ की तरफ जाएगी, है ना। तो बहुत ही एक बेसिक जो हम लोग डेली लाइफ में अपना प्रैक्टिस करते हैं कि हाइजीन मेंटेन करने के लिए टूथ ब्रशिंग हमें करनी चाहिए जी, और उसके साथ में रिंसेस होते हैं, कुल्ले वगैरह करने चाहिए, अपना खान पान हमें बैलेंस रखना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, साथ साथ रेगुलर चेकअप्स भी कराने चाहिए। कोई बीमारी बन रही है तो उसका समय पे इलाज करा लें जी, जिससे कि बहुत ज्यादा आगे परेशानी ना बढ़े। अच्छा मैम, जैसा आपने अभी बताया कि ब्रशिंग करनी चाहिए, तो ब्रशिंग यूजुअली एक व्यक्ति को दिन में कितनी बार करनी चाहिए और उसकी टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। जो आइडियली रिकमेंडेड है फ्रीक्वेंसी वो हमें दिन में कम से कम 24 घंटे में 2 बार ब्रशिंग करनी चाहिए ना, जो कि आइडियली 12 घंटे के गैप में होनी चाहिए जी। और टूथब्रश हमारा जो है अल्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए, ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, अच्छी तरह से एक जो लेयर जमता है हमारे मुंह में प्लाक, उसको रिमूव करने में कारगर होता है। हाँ, और जो टेक्निक होती है वो हमें ज्यादातर लोग जो है ना सीधा सीधा चलाते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रब करते हैं, वो ठीक नहीं होता क्योंकि उससे दांतों के बीच में ब्रश नहीं पहुंचता और प्लाक रिमूव नहीं होता, खाना अटका रह जाता है, साथ साथ मसूड़े भी घिस जाते हैं। तो हमें एक सर्कुलर मोशन में अप एंड डाउन मोशन, मतलब इट्स लाइक दिस, यस ऐसे इट्स बेसिकली में वाइब्रेट करना है ब्रश को, वो जो एक लेयर आ रहा है गंदगी का जम रहा है उसको डिसलॉज करने के, उसको हटाने के लिए। और सिर्फ बाहर की सतह पे नहीं करना होता है, अंदर भी हमारे तालू वाली साइड है, जीभ के बगल में जो दांत का सरफेस है, जो चबाने वाली सतह है, सब पे हमें ब्रश को इवनली चलाना चाहिए। तो कायदे से तो 2 ही मिनट लगते हैं अगर हम अच्छी तरह से करें। राइट। और 12 घंटे का भी एक रीजन है क्योंकि जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, है ना, जो हमारे कीटाणुओं को रोकते हैं बढ़ने से। तो उसका जो कार्य का समय होता है 12 घंटे का ही होता है। उसके बाद वापस से वो रिपॉपुलेट होने लगते हैं, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगते हैं। तो जब हम दोबारा एक बार कर लेते हैं ब्रश और दिन भर का हमने खाया, रात में एक बार किया तो वो पूरा क्लीन हो जाता है। तो रात में क्या होता है, सलाइवा का फ्लो भी कम हो जाता है, मुंह हमारा सूखता है, जिससे जो अगर खाना बचा रह गया वो सड़न करता है। तो ज्यादातर कैविटीज का इंसिडेंस ना रात भर में हो जाता है, इसीलिए रात को ब्रशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव वे है अपनी हाइजीन मेंटेन करने का। राइट। अच्छा मैम, जैसे अभी आपने बताया कि ब्रशेस जो है अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। आजकल कुछ एक स्टेप की ब्रश आते हैं जिनमें बैटरी ऑपरेटेड होते हैं और वो इलेक्ट्रिक टूथ ब्रशेस, तो क्या उसका बेनिफिट होता है। ऐसा है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह प्रोज एंड कॉन्स है, फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। इलेक्ट्रिक ब्रशेस अगर हम स्टडीज को देखें तो थोड़ा सा मार्जिनली सुपीरियर है प्लाक रिमूव, प्लाक मतलब
एक परत होती है जो गंदगी की जमती है, जिसमें कीटाणु होते हैं, मैं बार बार ये वर्ड यूज करूंगी, प्लाक। जी प्लाक को रिमूव करने के लिए हम मैकेनिकली या तो हम उसको अपने मैनुअल टूथब्रश से कर सकते, जो सादा ब्रश आता है, नहीं तो हम इलेक्ट्रिक ब्रश से यूज कर सकते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रिक ब्रश का यही फायदा है कि वो कई ऐसी जगहों पे पहुंच जाता है जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता, और वो बहुत, जैसे हम तो 10 बार घुमाएंगे, इलेक्ट्रिक ब्रश 100 बार ऑसिलेशंस करेगा, तो वो थोड़ा सा ज्यादा। बट अगर आप अच्छी तरह सीख करके खुद चलाएं अपने हाथ को, तो वो इक्वली बेनिफिशियल है। तो ये इसका एक सर्टेन क्लास ऑफ पेशेंट्स में रिकमेंडेशन होता है कि जैसे कैटेगरी है, मान लीजिए मेंटली रिटार्डेड हैं या फिजिकली डिसेबल्ड हैं, है ना, जेरियाट्रिक मतलब बुजुर्ग हैं पेशेंट्स, या जैसे ऑर्थोडोंटिक पेशेंट्स है जिनमें ज्यादा गंदगी जम रही है, उन पेशेंट्स में इलेक्ट्रिक ब्रशेस ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। राइट। अच्छा, अब हमने ब्रश की बात कर ली, अब मैं बात करता हूँ टूथपेस्ट की। आजकल मार्केट में बहुत सारी वेराइटीज ऑफ टूथपेस्ट है, कोई जेल वाला आता है, कोई हर्बल आता है, कोई एक्स्ट्रा वाइटनिंग के लिए भी आता है, एक मैंने सुना भी वो चारकोल करके भी आता है। तो कौन सा मतलब हम लोगों के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि कंपनीज एडवर्टाइज बहुत कुछ करती है, लेकिन व्हाट इज द बेस्ट? टूथपेस्ट मोस्टली एक पर्सनल चॉइस होती है। ब्रश में मैं रिकमेंडेशन देती हूँ कि अल्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए। टूथपेस्ट में किसी को हर्बल पसंद होगा, किसी को वाइटनिंग चाहिए, या अपनी नीड्स के हिसाब से, किसी को गम डिजीजेस हैं या किसी को कैविटीज हैं, तो हम उस हिसाब से कस्टमाइज ले सकते हैं। लेकिन एक जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए जो एक अच्छा टूथपेस्ट आप कैसे पता लगाएंगे, एक तो उसमें फ्लोराइड होना चाहिए। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1000 ppm पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन में उसमें फ्लोराइड रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एंटी कैविटीज का एक्टिव एजेंट है। वो हाँ, हमारी दांतों में सड़न होने से रोकता है फ्लोराइड, है ना। बच्चों में यही मात्रा 500 ppm हो जाती है, मतलब 6 साल से छोटे बच्चे होंगे तो 500 ppm का पेस्ट आपका, जो किड्स के टूथपेस्ट आते हैं, अडल्ट में 1000। ठीक है। सेकेंडली, उसका जो है ना पार्टिकल साइज छोटा होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? अब कोई पेस्ट आप देख लीजिए, खुरदरा सा लगता है, थोड़ा मिट्टी जैसा लगता है ना, वो अब्रेसिव, बेसिकली ये अब्रेसिव होता है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। अगर वो बड़े हैं पार्टिकल, तो ज्यादा खुरदरा पेस्ट होगा, तो दांतों को घिस डालेगा, है ना। और अगर स्मूथ है टेक्सचर, उसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, तो वो साफ भी करेगा और अब्रेजन भी नहीं करेगा। हाँ, ये होना चाहिए। अच्छा, नहीं अभी जैसे एक क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में ये आया है कि जैसे जो ब्रांडेड है, जैसे बहुत सारे मार्केट में ब्रांड है, क्या इसके अलावा कुछ मेडिकेटेड टूथपेस्ट भी आते हैं जो हमें, जो पेशेंट को बेनिफिशियल होते हैं? हाँ जी, मोस्टली ना ओवर द काउंटर लोग यूज कर लेते हैं डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट, जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में। बट क्योंकि डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड है, उसका एक सर्टेन टाइम होता है, आप इतना 1 महीना या 3 महीना यूज करिए, उसके बाद वो आपको लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले पेस्ट पे डालें, क्योंकि उसकी भी एक आदत पड़ जाती है ना। तो वो मतलब उसके जो आपका विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह से ही लिखवाना चाहिए। राइट। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ मैं, जो मेरी लिस्ट में नहीं है, लेकिन आज की डेट में अगर मैं बहुत सारे जो मतलब ऐसी फैमिली के लोग हैं जो बहुत जनरल सिटी में रहते हैं, या मैं उसका क्या वर्ड यूज करूं, ऐसे लोग जो हाथ वाला वो मंजन आता है ना, रेड कलर का जो आता है, बिल्कुल, तो वो नशे वाला मंजन होता है। वो कुछ उसका क्या साइड इफेक्ट होता है? तो वो बहुत खतरनाक चीज होती है। एक तो सबसे पहले जिसको उसकी आदत पड़ जाए उसमें, क्योंकि तंबाकू होता है, तो उसकी एक लत हो जाती है। उसके बिना इंसान को पता भी नहीं होता कि वो नशा कर रहा है, और वो ये सोच के कि मैं तो मंजन कर रहा हूँ, और आधा घंटा वो लोग यूज करते हैं। अब वो क्या, वो बहुत खुरदरा, मैंने वो बताया ना पार्टिकल, उसका पार्टिकल साइज बहुत ही बड़ा है, एकदम ऐसे आप अगर उसको यूज कर लें तो ऊपर की पूरी परत को वो घिस देता है, इनेमल पूरा अपग्रेड हो जाता है। हाँ, तो उससे आगे चल के फिर सेंसिटिविटी के इश्यूज आते हैं, देखने में भी दांत खराब पीले हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर की लेयर इनेमल होती है ट्रांसल्यूसेंट या व्हाइट स्लाइटली, अंदर का लेयर होता है डेंटिन, वो होता है येलो, ऊपर की परत हटी तो येलो रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, तो ये फिर बहुत समस्या करता है। ये तो टोटली अनरिकमेंडेड बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो किसी एक नॉर्मल व्यक्ति को जिसके किसी दांतों में प्रॉब्लम नहीं है, जिसको प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियसली डेंटिस्ट के पास जाता है, लेकिन जिसके दांतों में प्रॉब्लम नहीं है तब भी उसको अप्रॉक्स कितनी बार साल में चेकअप कराना चाहिए? जो कंप्लीटली फिट है, जिनके दांतों में कोई समस्या नहीं है, उनको वंस ईयरली चेकअप रिकमेंडेड रहता है। हाँ, क्योंकि 1 साल एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है, एक लंबा समय होता है कोई नई बीमारी बनने के लिए। तो जब आप जाते हैं
तो चेकअप के दौरान कुछ नई समस्याएं पता चल सकती हैं, जिनका अगर आप टाइमली अगर आप उसके लिए इलाज करवा लें तो समस्या बड़ी नहीं होगी आगे चल के, है ना। और जो लोग रेगुलर पेशेंट्स रह चुके हैं, जो पहले से इलाज करा चुके हैं, कुछ ना कुछ काम करवा चुके हैं अपने दांतों में, उनको 6 महीने में तो एक बार चेकअप के लिए जाना चाहिए कि कोई उनका जो पुराना जो भी इलाज हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ, और कोई नई बीमारी तो नहीं, नई बीमारी तो नहीं। अच्छा, आजकल एक बहुत जनरल वर्ड हो गया जो पहले लोग नहीं सुनते थे, पर आजकल बच्चे से लेकर के बड़े तक बहुत सारे लोग बात करते हैं, कैविटी हो गया दांत में। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कैविटी क्या होता है? कैविटी का लिटरल मीनिंग क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खड्डा। ओके, है ना, खड्डा हो गया तो दांत में खड्डा हो गया बेसिकली। राइट। होता ये है कि ये एक बीमारी है, एक इन्फेक्शन है जो दांतों में होता है, कीटाणुओं की वजह से होता है ना। कुछ बैक्टीरिया होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, वो हमारे मुंह में, हमारी स्किन में हर जगह रहते हैं। तो ऐसे हमारे मुंह में भी रहते हैं, है ना। जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, अलग अलग तत्व होते हैं, है ना। तो जो शुगर वाला पार्ट है ना, जो कार्बोहाइड्रेट है, पर्टिकुलरली मीठा शुगर नहीं, कोई भी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो हमारे दांतों पे रह गया, है ना। तो अब मैंने बताया था एक लेयर जमती है प्लाक में क्या होता है, यही खाना और साथ में कीटाणु और कुछ रेशे और बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारे थूक में होते हैं, हमारी लार में होते हैं, वो मिल करके उस प्लाक में हमेशा एक वो बना के रखते हैं कीटाणुओं की परत। अब वो क्या करती है, वो कीटाणु धीरे धीरे उसको भी खाना मिल रहा है, जो बचा रह गया वो उसने तोड़ा, उसने अपना एंजाइम से पूरा तोड़ा, उसने क्या करा, उसका बाय प्रोडक्ट निकला एसिड। वो एसिड ने क्या करा, हमारे दांत में क्या होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है ना। राइट। तो वो डीकैल्सिफाई हो जाता है, कैल्शियम हट गया तो एक खड्डा सा बन गया कैविटी। अब एक छोटा सा खड्डा बना, उसमें और खाना जाके फंसा, फिर ये एक विशियस साइकिल की तरह चलता ही रहता है। और हमारे दांत क्या होते हैं, फ्लैट नहीं होते हैं ना, पीछे के देखिए उसमें ग्रूव्स होते हैं, एंड फिशर्स एंड पिट्स, मतलब नालियां और खड्डे होते हैं, जिसमें बट नेचुरली खाना तो जाएगा ही, जो आप सिर्फ ब्रश से हटा सकते हैं। इसीलिए टूथ ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या कैविटी के बेसिक रीजंस क्या है? क्या खाली चॉकलेट या मीठा खाने से कैविटी होती है, किसी और भी कारण? ये एक मेन रीजन है, बट ये एक भ्रम है कि सिर्फ उससे होती है, ऐसा नहीं है। कैविटीज होने के बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो अनुवांशिक है, जिनके पेरेंट्स के में ज्यादा कैविटीज हैं जेनेटिकली, क्योंकि आपकी बॉडी टाइप है ना, आपका वो जीनोटाइप है, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। तो आपके शरीर की बनावट कैसी, आपकी थूक की, आपकी लार की बनावट कैसी है, वो उसमें कितने कीटाणु रहते हैं, उसमें क्या कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन है, तो बनावट हो गया सबसे पहले, है ना। अगर आपकी में कैल्शियम की कमी आ रही है थूक में, है ना, और कीटाणु ज्यादा प्रोलिफरेट हो रहे हैं, एनारोबिक कीटाणु ज्यादा आ रहे हैं वो बनावट पे, तो वो कैविटी का आपका इंसिडेंस ज्यादा होगा। ठीक है। जैसे मदर टू चाइल्ड किसिंग से भी ट्रांसमिट होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। यस, मतलब ये तो आपने नई बात बता दी। ये स्टडीज में है कि थ्रू सलाइवा इट गेट्स ट्रांसमिटेड। अगर एक के मुंह में इन्फेक्शन है, दूसरे के में नहीं है, तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा। और अगर दूसरा अपनी हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहा है, तो वो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा, और उसको एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है खूब शुगर वाला, तो वो प्रोलिफरेट करेगा, वो बढ़ेगा, खूब मल्टीप्लाई होगा, तो वो कैविटी कर देगा। ठीक है। दूसरा रीजन है कि आपका अपनी डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं, वो बहुत बड़ा रीजन होता है, मेन रीजन यही होता है। तो उसमें सिर्फ शुगर नहीं है, चिपकने वाला खाना आता है मेनली, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो नमकीन खाना ही क्यों ना हो, अगर दांतों में चिपका रह गया, हटाया नहीं गया, राइट, तो वो कारण बनेगा। ठीक है। उसके अलावा भी काफी कारण होते हैं। आपकी अपनी हाइजीन कैसी है, खाने के अलावा आप साफ कितना रख पा रहे हैं, प्रॉपरली साफ सफाई रखते हैं कि नहीं, है ना, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, जो वैसा आप। और उसके अलावा आपका जो है डेंटल का चेकअप हुआ है या नहीं, आपने कोई पहले विजिट लिया है कि नहीं, क्योंकि अगर आप छोटी सी बीमारी को पहले ही ठीक करा लेंगे तो वो बड़ा रूप नहीं लेगी। तो ये सारे कारण मिलजुल करके कैविटीज को या किसी भी दांतों की बीमारी को आगे बढ़ा देते हैं। ओके। अच्छा, जो कैविटी शुरू होने, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी, मैं मिस कर गई थी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड इनटेक इज ऑल्सो अ प्रूवन थिंग। स्टडीज ने ये शो किया कि जो लोग बार बार खाते हैं, मुंह झूठा करते हैं, मीठा या किसी भी फॉर्म में, तो देर तक उनके मुंह में ना पीएच लो हो जाता है। जैसे हमारे जब भी हम कुछ खाते हैं ना, हमारी एक सलाइवा मतलब लार का एक पीएच स्तर होता है, एसिड बेस का बैलेंस होता है। वो चाहता है कि थोड़ा बेसिक की तरफ रहे, एसिड जाएगा तो कैल्शियम टूटेगा, कैविटी बनेगी। तो जब हम बार बार खाते हैं तो बार बार एसिड बनता है, तो पीएच कॉन्स्टेंटली लो रह जाता है, तो कैविटीज ज्यादा होती है। तो हम ये बोलते हैं पेरेंट्स को, जैसे बच्चे को बार बार आप स्नैकिंग मत कराइए, कुछ मीठा देना है तो तुरंत अपने मील के बाद थोड़ा सा दिया, उसके बाद थोड़ा कुल्ला करा के या दांत साफ करा के आपने छोड़ दिया, तो कैविटीज कम पाई जाएंगी।
अच्छा मैम, जैसे कैविटी की शुरुआत होती है तो हमको सबसे पहले क्या साइंस मिलते हैं कि कैविटी की शुरुआत हो गई है? अगर आप इंस्पेक्ट करें, देखें अपने दांतों को कभी, तो सबसे पहले जो देखने में जो लक्षण पकड़ में आएगा वो होगा एक वाइट सफेद सा दाग, वाइट चौकी लीजन बोलते हैं उसको। उसको टेक्निकल टर्म्स में इंसिपिएंट कैरीज भी बोलते हैं। मतलब वो एक रिवर्सिबल लीजन है, मतलब उसको हम वापस वहां से क्या हुआ ना, कैल्शियम हट गया दांत के ऊपर से, तो वो सफेद सा धब्बा पड़ गया। राइट। अब हम उसको रीमिनरलाइज भी कर सकते हैं। उसमें अगर हम अच्छी तरह ब्रशिंग करें, ऐसे पेस्ट यूज करें जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो वापस ठीक होने की संभावना है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। लेकिन ये सिर्फ आप देखेंगे और आपको बहुत जानकारी है तभी आप, आम जनता नहीं इस चीज को इंस्पेक्ट कर पाएगी। एक डेंटिस्ट बहुत अच्छे से देख पाएगा, है ना। अच्छा, अब मैं सिम्टम्स, लक्षणों में क्या आता है, सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो सेंसिटिविटी का होता है, झंझनाहट होती है। दर्द नहीं होगा, जैसे ही आप कुछ ठंडा लेंगे या कुछ मीठा लेंगे तो आपको एक शार्प शॉकिंग सा करंट फील होगा, जिसको सेंसिटिविटी या झंझनाहट, सनसनाहट, सुरसुराहट कुछ भी बोलते हैं, है ना। जैसे ही वो चीज स्टिमुलस हट जाएगा तो वो मतलब नॉर्मल हो जाएगा, देर तक दर्द नहीं रहेगा। तो सबसे पहले यही लक्षण आता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है, आपको सिवियर होने लगेगी। लेकिन ये ठंडे और मीठे तक लिमिटेड है, तो मतलब अभी आपकी कैविटी मॉडरेट लेवल तक है, बहुत ज्यादा डीप नर्व के पास नहीं गई, क्योंकि दांतों में भी नसें होती हैं, पल्प होता है ना। और जब आगे मान लीजिए गर्म से भी आपको सेंसिटिविटी होने लग गई, मतलब वो नर्व आपकी इरिटेट हो गई है, अब वो बीमारी का रूप ले रही है, तो आपको विशेषज्ञ की सलाह लेने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल, उसको इग्नोर ना करें। अच्छा, क्या कैविटी में दर्द होता ही होता है? ज्यादातर जो कैविटी की जो एक लाइफ स्पैन होती है ना, उसमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं दर्द तो आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कैविटी है और कभी दर्द ना हो सकता है अभी आपके मुंह में बड़ी सी कैविटी हो, आपको 2-3 सालों से दर्द ही ना हुआ, वो साइलेंट हो गई, क्योंकि वो अंदर की जो नस है वो डैमेज होकर टूथ डेड हो गया है। लेकिन कभी उसको किसी समय में तो दर्द रहा होगा, भले सेंसिटिविटी रही हो, कुछ रहा हो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अलग कारण होते हैं, सिर्फ कैविटी की वजह से नहीं होता ना, दांतों में जैसे ट्रॉमा हो गया, मान चोट लग गई है ना, दांत नस सुन्न हो गई, उस केस में टूथ नॉन वाइटल, मतलब वो डेड हो गया अंदर के नर्व, तो उसमें कोई सेंसेशन नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगा, आपको कभी कोई तकलीफ भी नहीं होगी। धीरे 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 मान लीजिए बचपन में चोट लग गई है ना, 10-12 साल में सामने के दांत पे बॉल लग गई, दांत में टूटा भी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं चला, है ना। सो 2-4 दिन आपने थोड़ा बहुत पेन किलर ले लिया ऐसे ही, और फिर बाद में आप जब 20-25 साल के हुए तो देखा दांत काला पड़ गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस समय में जब चोट लगी थी तो उससे वो नस सुन्न होकर के अंदर की नस डेड हो गई, है ना। जब कोई चीज डेड हो जाती है, वहाँ का ब्लड सप्लाई रुक जाता है, वो ब्लैक होने लगती है, नेक्रोसिस होने लगता है, और फिर अंदर का पूरा जो है आपका ये हो गया, स्टेनिंग, ये हो गई। तो उस स्थिति में फिर पूरा प्रॉपर इलाज चाहिए, रूट कैनाल चाहिए, उसके बाद ग्राउंडिंग वगैरह सब चाहिए। मतलब इस स्थिति में दर्द तो नहीं आया, हो सकता है बहुत ज्यादा दर्द आए बाद में, मतलब हम इसको ना प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्या ये जो ब्रशिंग से कैविटी को हम रिवर्स कर सकते हैं? जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो इंसिपिएंट लीजन है ना, पहला, वो रिवर्सिबल है। उसमें हम कुछ ऐसे अच्छे पेस्ट होते हैं जो मेडिकेटेड होते हैं, जो रीमिनरलाइज कर देते हैं एनामल को। तो उस स्थिति में हम कैविटी को रिवर्स कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर एक बार कैविटी होगी तो हम उसको अरेस्ट, मतलब रोक सकते हैं अपनी हाइजीन से, और फिर उसको ट्रीट करने का तरीका तो फिलिंग या जो भी आगे का विशेषज्ञ के द्वारा किया जाने वाला इलाज है वो होता है। अच्छा मैम, अभी जैसे आपने वर्ड यूज किया फिलिंग, तो फिलिंग में बहुत सारे मैंने देखा, काफी सारे लोग, इनफैक्ट सबसे ज्यादा मैंने देखा गुजरात में, कुछ लोग अपने दांतों के ऊपर गोल्ड की परत चढ़ा लेते हैं या कुछ सिल्वर की चढ़ा देते हैं। तो ये क्या है, मतलब लोग ऐसा क्यों करते हैं, पहले ये जानना चाहूंगा। और दूसरा, क्या गोल्ड और सिल्वर के अलावा भी कोई चीज है जिससे हम फिलिंग कर सकते हैं? ऐसा होता है, जैसे पहले मान लीजिए 70-75 साल पहले या 50 साल पहले इतनी मॉडर्न डेंटिस्ट्री नहीं थी, इतने मटेरियल्स नहीं थे, है ना। बहुत बेसिक सी चीजें होती थी। सबसे बहुत पुरानी बात करेंगे तो उस समय ना मेटल्स होते थे। मेटल की क्या खासियत होती थी, एक तो बहुत स्ट्रांग है, टूटेगा नहीं, है ना। तो लोग मेटल की कैप चढ़ा देना, है ना, सोने का कैप, उस समय सोना इतना महंगा भी नहीं था, है ना, चांदी की फिलिंग, आजकल नहीं, आजकल डेंटिस्ट्री सस्ती होगी, सोना महंगा होगा। तो साथ में क्या है कि जैसे
चांदी भरवा लेते थे लोग, है ना, ये सब ही ऑप्शंस होते थे। तो और वो चलता भी था लंबा, डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड भी आता था, DFG करके बोलते हैं। तो सॉफ्ट मेलिएबल, अब हमारे यहाँ जो सुनार देते हैं वो तो फिर 22 कैरेट या 20-18 में होता है ना, थोड़ा हार्ड करके, क्योंकि ज्वेलरी बनानी। अब दांत में तो क्या है ना, 24 या 22 कैरेट में बहुत सॉफ्ट उसको डायरेक्ट फिल किया जाता था पहले के जमाने में, बहुत प्रीशियस फीलिंग्स मानी जाती थी वो, है ना। लेकिन अब वो सब चीजें ज्यादातर ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, क्योंकि वन ऑफ द रीजन इज क्योंकि एस्थेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि अलग से वो सोना चांदी दिख रहा हो ना। आजकल जो है, एक तो एडहेसिव डेंटिस्ट्री, जो चिपकने वाली तकनीक है, वो इतनी स्ट्रांग आ चुकी है, बॉन्डिंग की, डायरेक्ट दांत से बॉन्ड कर देते हैं मटेरियल्स को, कंपोजिट्स को, और वो देखने में बिल्कुल इनामल और टूथ जैसे होते हैं। उनकी फिनिशिंग और पॉलिशिंग इतनी अच्छी होती है, वो स्टेन्स नहीं लेते हैं ज्यादा, मतलब एडवांस मटेरियल्स हैं। और एडहेसिव डेंटिस्ट्री में कहूंगी ये है अवेलेबल, इसलिए लोग। बाकी उसके अलावा जैसे सिल्वर है तो उसमें अमलगम बना करके करते थे, तो उसमें मर्क्यूरी का भी यूज होता था पहले। तो उसके बहुत पोटेंशियल हैजार्ड्स हैं, जिसको लोगों ने उसको करा कि अब हम उसको अवॉइड करें और थोड़ा सेफर मटेरियल्स की तरफ जाएं। बिल्कुल।